नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू कर रहे हैं और जो संपूर्ण प्रश्नमाला है वो काव्य शास्त्र की हमारी हो रही है और काव्य शास्त्र का यह चौथा वीडियो है और कुल मिला के यह पुस्तक का भी चौथा ही वीडियो है। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है। तो साथियों, ये याद रखना है, वक्रोक्ति मत या वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। ठीक है। अगला देखिए, कवः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कथन किसका है। बताइए किसका कथन है। तो साथियों, यह कथन है कुंतक का। कुंतक। देखिए, सालंकारस्य काव्यता, सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। यह कथन किसका है। तो यह भी साथियों कथन है कुंतक का ही, आचार्य कुंतक। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तदधि दाहलादकारिणी। ठीक है। अब देखिए, वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद पद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थित काव्यम तदिदा आह्लादकारिणी। तो यह किसकी है। तो यह कुंतक। कुंतक। वक्रोक्ति प्रसिद्ध विधान व्यतिरेकिणी विचित्र बाभिदा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है। कथन किसका है। बताइए। तो यह कथन किसका है। तो कुंतक का ही है, आचार्य कुंतक। अब देखिए, प्रश्न है अगला, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है। तो साथियों, क्षेमेंद्र का। किसका है। क्षेमेंद्र। काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग किसने और अपने किस नाटक में किया था। तो साथियों, यह बताइएगा। और इसमें लिखा अगला, यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है। तो साथियों, काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशो बर्मन ने। कन्नौज नरेश जो थे, यशो बर्मन। ठीक है। कन्नौज नरेश यशो बर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय, उनका नाटक कौन सा था। रामाभ्युदय, इसमें इन्होंने किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्यात्म भूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। बताइए। तो ये भी साथियों कौन है। क्षेमेंद्र हैं। अगला है, उचितम प्राहुराचार्य सदृशम क्लियस्यत उचितस्य च यो भावयस्त दौचित्य पृच्छते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का जिसमें भाव
हो वह औचित्य है, कथन किसका है? बताइए। तो साथियों क्षेमेंद्र का कथन है। क्षेमेंद्र। औचित्य से चमत्कार कारणाश्चारु श्रवणे रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते धुनः। औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारित है, कथन किसका है? तो साथियों क्षेमेंद्र का ही कथन, क्षेमेंद्र का ही कथन है। और देखिए क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं 27। कितने? 27। देखिए नोट करके यहाँ हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह और प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। ये सभी क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं। अगला देखिए रस ने साथ औचित्य का संबंध, यह हो जाएगा रस के साथ, ने कर दिया। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं रस के साथ। तो साथी कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। अलग देखिए क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को माना है, औचित्य को माना है। अगला देखिए औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? बताइए। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये भी आनंदवर्धन ही है, आनंदवर्धन। ठीक है। अगला देखिए वाच्यात्तिणी व्यंग्ये ध्वनिस्थ काव्यावुत्तमम्। वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं, कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? तो साथियों विश्वनाथ का, विश्वनाथ। अगला देखते हैं चारुत्कोर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है, कथन किसका है? कथन किसका है? यह कथन है आनंदवर्धन का, आनंदवर्धन, आनंदवर्धन। अगला देखिए, अगला है यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थ सुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंग्यकृतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूर्यभि कथित। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ
स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन भी आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? तो ध्वन्यालोक लोचन टीका जो है वो अभिनव गुप्त ने लिखी। चलिए देखते हैं अगला। अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अविधावादी कहा है? बताइए, अपने को अविधावादी आचार्य कहा है? तो कुंतक ने कहा है, आचार्य कुंतक। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के किस सिद्धांत से हुआ? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? स्फोट सिद्धांत से हुआ। स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो, वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यह संयोग वियोगाभ्याम कर्णय रूप जन्यते सस्फोटः शब्दजा शब्दो ध्वनिरित्युज्यते बुधे। वाक्रणों के संयोग और वियोग से, खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है, उसी शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कथन किसका है? कथन किसका है? बताइए। तो साथियों, यह कथन है भर्तृहरि का। भर्तृहरि का कथन है। अगला है, किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। किसका कथन है? अतः ध्वनि ही शब्द है। बताइए साथियों। तो यह है पतंजलि का। पतंजलि इन्होंने बताया कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिया शब्द इत्युच्यते। ठीक है, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिया शब्द इत्युच्यते। ये है यहाँ पे ये। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि वाणी के 4 रूप कौन कौन से? परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी में से कौन सा रूप है? तो बैखरी। ध्वनि वाणी के 4 रूपों में ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ठीक है, में से कौन सा रूप है? बैखरी है। बैखरी। अगर देखिए, स्फुट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी में से कौन सा रूप है? तो साथियों, कौन सा है? मध्यमा। स्फुट वाणी में मध्यमा, ठीक है, और ध्वनि वाणी में बैखरी। अगला देखिए, व्याकरण ने वाक् वाणी के कितने प्रकार बताए हैं? तो साथियों, 4 बताए हैं। 4 कौन कौन से हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी।
आनंदवर्धन का समय क्या है? तो नवीं शती के मध्य, नवीं शती के मध्य। ध्वन्यालोक कितने उद्योतों में विभक्त है और इसकी रचना किसके रूप में हुई है? तो यह 4 उद्योतों में विभक्त है और इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। कारिका एवं वृत्ति, कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो साथियों, एक तो लोचन, ध्वन्यालोक लोचन करके जो है वो किसकी है? अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त की है। और चंद्रिका, ध्वन्यालोक चंद्रिका, तो जो चंद्रिका करके है वो किसकी है? इस अज्ञात नाम है व्यक्तिकृत, ठीक है, अज्ञात नाम बताते हैं। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद बताए हैं? आनंदवर्धन ने 3 बताए हैं। ध्वनि, ध्वनि, ठीक है, गुणी भूत व्यंग्य और चित्र। अगला देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए हैं? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार? 3 किए हैं। वस्तु ध्वनि, एक है वस्तु ध्वनि, दूसरी है अलंकार ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और तीसरी है रस ध्वनि। अगला देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो परम तत्व कौन सा है? रस ध्वनि, उन्होंने रस ध्वनि को मान्यता दी है। अगला देखिए, अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? 35। कितने हैं? 35 है साथियों। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए? कौन कौन से? अविधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप। बताइए। तात्पर्य, ठीक है, अविधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। तो ये किसने किए? तो भोजराज ने। किसने? भोजराज। अगला देखिए, अगला है, किसने ध्वनि का व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? तो साथियों, भोजराज ने ही माना है। भोजराज। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? बताइए। तो साथियों, मम्मट को। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो कितनी की है साथियों? 51। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए? तो साथियों, उन्होंने भेद किए हैं काव्य के, पंडित राज जगन्नाथ ने 4। कितने? 4। कौन कौन से? उत्तमोत्तम, उत्तमोत्तम, दूसरा उत्तम, तीसरा मध्यम और चौथा अधम। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो उन्होंने 3 किए हैं। कितने? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अधम। अगला देखते हैं। तो साथियों,
इतने ही आज रखते हैं, ठीक है। और आज के लिए ही इतना ही प्रश्न रहेगा। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और साथियों, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी क्लास जो पुनीत राय जी की है वो सुबह कितने बजे, 6 बजे, और सरस्वती पांडे जी की जो क्लास है वो रात्रि 9 बजे, ठीक है। आपको अनवरत मिल रही है, आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।